एवरीवन, आशा करता हूँ आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप एकदम मस्त होंगे। ठीक है, क्लास 12th की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5 नंबर 8 नंबर में आते हैं और ये वीडियो सभी हिंदी मीडियम के लिए इंपॉर्टेंट, सिर्फ यूपी बोर्ड के लिए नहीं, जितने भी हिंदी मीडियम है सबके लिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये क्वेश्चन सभी हिंदी मीडियम बोर्ड में आते हैं। सब कुछ मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। ये क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के छाट छाट के लाया हूँ और मैं दावे के साथ कहता हूँ यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अगर नहीं आया ना तो मेरा नाम बदल के जो आप रखना चाहो वो रख लेना, लेकिन ये मेरा दावा कि ऐसे क्वेश्चन, इससे मिलते जुलते क्वेश्चन आपको ज़रूर बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो पूरा देखिए और बाकी एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना। इंपॉर्टेंट वीडियोज़ का वन शॉट जो मैंने बना रखा है उसको भी ज़रूर देखें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन है ये हर साल एग्जाम में आता है और बड़े नंबर में आता है। ठीक है, आएगा ही आएगा, ये मान के चलिए, हर साल एग्जाम में आता है। कह रहे हैं कि ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, तो हमें सिद्ध करना है कि ए गुणा एडजॉइंट ए बराबर होता है सारणिक ए गुणा तत्समक अवयव के, और उसकी सहायता से हमें ए इनवर्स भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो सारणिक चाहिए हमें, सारणिक हमें निकाल लेते हैं और ए इनवर्स में भी हमें सारणिक चाहिए होता है। तो हम क्या करते हैं, लगे हाथ पहले सारणिक निकाल लेते हैं। ठीक है, सारणिक की एंट्रीज जो है वो लिखते हैं 1 3 3 1 4 3 1 3 4। R1 के सापेक्ष हम क्या करेंगे, प्रसार करेंगे। पहला वाला प्लस, दूसरा वाला माइनस, फिर प्लस होता है। ठीक है, यहाँ लिख भी दोगे आप R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है बच्चों, एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना। ठीक है, प्रसार कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो 1 1 छुपाएंगे, पहला रोल पहला कॉलम छुपेगा, इसकी गुणा इसके साथ माइनस इसकी गुणा इसके साथ, तो ये क्या आ जाएगा 4 चौको 16 3 तिया 9, फिर नेगेटिव के 3 लग जाएगा। फिर क्या होगा, पहला रो दूसरा कॉलम छुपेगा, 1 चक्को 4 3 एकम 3। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा प्लस के 3, फिर क्या होगा पहला रो एंड तीसरा कॉलम छुपेगा, 1 तिया 3 4 एकम 4। कहीं पे भी डाउट हो एक बार दोबारा देखिए। 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 7, और 4 में से 3 घटाएंगे आ जाएगा 1, और 3 में से 4 घटाएंगे माइनस के 1। ये जो पद है ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, देखो इसलिए मैंने इनको लिखा। मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था कैलकुलेशन, लेकिन नहीं किया मैंने। अब देखो यहाँ आ जाएगा 7 माइनस 3, तो हल करोगे तो कितना आ जाएगा, सारणिक एक हमें कितना मिल रहा है, सारणिक ए हमें मिल रहा है 1। ठीक है, सारणिक ए हमें कितना मिल रहा है 1 मिल रहा है, हमें इन सब की ज़रूरत पड़ेगी। अब देखो यहाँ हमारा लिखा हुआ एडजॉइंट है, ए इनवर्स निकालने की भी एडजॉइंट चाहिए होता है, क्योंकि आप जानते हो ए इनवर्स बराबर क्या होता है बच्चों, ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ए अपॉन सारणिक ए। सारणिक ए हम निकाल चुके हैं, अब हम बात करेंगे एडजॉइंट ए के लिए, तो यहाँ लिखेंगे एडजॉइंट ए के लिए। ठीक है, एडजॉइंट ए के लिए देखो एडजॉइंट ए अब हम निकालेंगे, तो उसका सिंपल तरीका निकालूंगा मैं, सिंपल तरीका बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है एडजॉइंट के लिए, यहाँ पे लिख देना A11, ये आपने ऑलरेडी निकाल के रखा है, आपको पता भी नहीं है लेकिन आपने निकाल दिया है। ठीक है, कैसे आपको पता है, अगर ये आप जोड़ते हो और सम संख्या आने पर हम प्लस लिखते हैं और विषम संख्या आने पर यहाँ नेगेटिव लिखते हैं। ठीक है, तो ये पहले से ही लगा देता हूँ, तो ये प्लस नेगेटिव वाला लिखते हैं। अब देखो A11 क्या है, ये 7 हमारा A11 है, ये जो 1 आया था ये हमारा A12 है, और ये -1 जो आया था ये 13 है। ये कहाँ आता है, एडजॉइंट के पहले वाले कॉलम में आता है। ठीक है, ये पहले वाले कॉलम में आता है। फिर हम निकालेंगे यहाँ पर A21 A22 A23, और यहाँ निकाल देंगे हम A31 A32 A33। कहीं पे भी डाउट हो दिक्कत हो एक बार दोबारा ज़रूर देखें, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एडजॉइंट के दूसरे वाले कॉलम में लगेगा और ये तीसरे वाले कॉलम में लगेगा। अब क्या करना है इसमें, देखो A21 निकालने के लिए जोड़ने पे विषम आने पे नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव लगेगा, यहाँ नेगेटिव और यहाँ नेगेटिव। अब देखो दूसरा रो छुपाओ पहला कॉलम छुपाओ, 3 3 3 4, तो इसकी गुणा इसके साथ, 3 चौके 12 3 तिया 9। ठीक है जी, कोई भी डाउट हो कोई भी दिक्कत हो आप एक बार ज़रूर देखें। ठीक है, सो इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो हल करेंगे तो ये आ जाएगा, देखो ये छुपा 3 चौके 12 3 तिया 9, 12 में से हमें क्या घटाना है 3 घटाना है।
ठीक है, 12 में से हमें क्या घटाना, 3 घटाना, 3 चौके 12 और 3 तिया 9, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा -3। ठीक है, यहाँ से क्या आ गया, -3। अब आ जाओ A21, हाँ सॉरी A22, दूसरा रो दूसरा कॉलम छुपाएंगे, 1 चक्को 4 1 तिया 3। ठीक है, 1 चक्को 4 1 तिया 3, तो ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। उसके बाद दूसरा रो तीसरा कॉलम छुपाओगे, 1 तिया 3 3 1 3, तो ये तो 0 हो जा रहा है। ठीक है, 3 -3 ये हो गया 0, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ तीसरा रो पहला कॉलम, 3 तिया 9 3 चौको 12, 3 तिया 9 3 चौके 12, तो ये आ गया -3। फिर तीसरा रो दूसरा कॉलम, 1 तिया 3 3 1 3, तो ये आ गया 0। फिर तीसरा रो तीसरा कॉलम, 1 चक्को 4 1 तिया 3, तो ये आ गया 1। ठीक है, अब हमें एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट निकालने के लिए आप जानते ही हैं, सिंपल सा लॉजिक है। एडजॉइंट क्या हो जाता है, एडजॉइंट ए हमें निकालना है ना। तो ये वाला देखो बच्चों, ये पहले कॉलम में आएगा, ये दूसरे कॉलम में आएगा एंट्री, और ये तीसरे कॉलम में आएगा। ठीक है, तो एडजॉइंट हो जाएगा 7 -1 -1, फिर -3 1 0, फिर आ जाएगा -3 0 1। ठीक है, ये हमारी एंट्रीज हो गई, 7 -1 -3 1 0 और -3 0 1, ये हमारा एडजॉइंट आ गया। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक एडजॉइंट में निकाल दिया। अब थोड़ा मिटाना पड़ेगा क्योंकि जगह कम है ना। अब कैलकुलेशन बाकी करेंगे। सबसे पहले अब यहाँ आ जाओ, हमें क्या निकालना है, ए एडजॉइंट ए, ये हम निकाल लेते हैं पहले। ए गुणा एडजॉइंट ए निकालना है। ठीक है, तो ए हम यहाँ रखेंगे और इधर हम एडजॉइंट रखेंगे। ठीक है, और हल करेंगे। ए हमारे पास है 1 3 3 1 4 3, बड़े नंबर में आएगा, थोड़ा कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा। वैसे तो आसान है, बस कैलकुलेशन थोड़ा लेंथी है, ये मैं ज़रूर कहूँगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, गुणा करने के लिए इधर से हम रो लेते हैं और इधर से हम क्या लेते हैं बच्चों, कॉलम लेते हैं। गुणा करना आपको आता ही होगा। ठीक है, अब गुणा करेंगे, देखो गुणा काफ़ी लंबी होगी। देखो एक पहला रो लेंगे, 1 सत्ते 7, सफ़ेद से लिखता हूँ, 1 सत्ते 7 3 कम 3 और 3 कम 3, फिर 1 तिया -3 3 कम 3 और 3 गुणा 0 0, फिर आ जाएगा 1 तिया -3 3 गुणा 0 0 3 कम 3। पहला रो का हो गया, दूसरे पे आ जाओ, 1 सत्ते 7 4 एकम -4 3 एकम -3, फिर आ जाओगे 1 तिया -3 4 एकम 4 और 3 गुणा 0 0, फिर आ जाओगे 1 तिया -3 4 गुणा 0 0 और 3 एकम 3। गुणा वगैरह तो आना चाहिए ना, आपको आता ही होगा। 1 सत्ते 7 3 एकम -3 4 एकम 4, फिर 1 तिया -3 3 एकम 3 4 गुणा 0 0, 1 तिया -3 और 3 गुणा 0 0 और 4 एकम 4। अगर आप ध्यान से देखें, इधर बचेगा 1, ये हुआ 0 ये 0। ठीक है, यहाँ हो गया 0 1 0, यहाँ आ गया 0 0 1। ठीक है, ये बचा, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई बाएं तरफ। इसको जब हमने हल किया, ठीक, अब आप इसको भी हल करके देखेंगे। सारणिक ए इंटू आई बहुत आसान है। ठीक है, ये वाला पार्ट हो चुका है, आई के बराबर आया था, आपने देख लिया। ठीक है, जगह नहीं है तो मैं मिटाना पड़ रहा है हमें। अब देखिए सारणिक ए इंटू आई, देखो सारणिक ए क्या है था, सारणिक ए हमारा 1 था और आई हमारा क्या होता है, आई हमारा 3 ऑर्डर का 1 0 0 0 1 0 0 0 1 होता है। तो किसी भी संख्या को जब हम 1 से गुणा करते हैं, 1 को हर एक पद से गुणा करोगे तो वही आ जाएगा। ठीक, इसको समीकरण बी बोल दो। आपने समीकरण ए और समीकरण बी से देखा कि भैया इस तरफ भी यही आ रहा था और इस तरफ भी देखो भैया यही आ रहा है, तो ये तो सिद्ध हो गया, सिद्ध हो गया। अब प्रश्न में हमसे ये वाला पार्ट होने के बाद बोला कि ए इनवर्स निकालो। ठीक है, हमें से क्या बोला गया था, ए इनवर्स निकालो। तो ए इनवर्स क्या होता है बच्चों, एडजॉइंट ए बट्टे में क्या होता है, सारणिक ए।
एडजॉइंट ए जस्ट अभी हमने निकाला है, क्या था 7 -1 -1 -3 1 0 -3 0 1 और उसको भाग देना 1। सानिक ए का मान 1 था, हर एक पद को 1 से भाग दोगे तो वही ऊपर जो लिखा वही आ जाएगा। और ये क्वेश्चन हो गया। और ये ऐसा प्रश्न है जो हर साल बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाता है, 8 नंबर में, बड़े नंबर में, ठीक है। और ये प्रश्न सभी हिंदी मीडियम बोर्ड्स के लिए इम्पोर्टेंट है, सिर्फ यूपी नहीं, सभी हिंदी मीडियम बोर्ड्स में इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक अवकलनीय फलन सतत होता है, ठीक है। और ये जो फलन है, ठीक है, x बराबर -2 पर सात्यंत और अवकलनीयता का आपको क्या करना है, परीक्षण करना है। देखो एक स्टेटमेंट है कि हर एक अवकलनीय फलन सतत होता है, लेकिन हर सतत फलन अवकलनीय होगा ये ज़रूरी नहीं है। इस स्टेटमेंट को मैंने ऑलरेडी प्रूफ करा रखा है, ठीक है। आप सर्च करोगे ना वीडियो में तो वो आपको मिल जाएगा, मैं लिंक्स पर डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। और आप अगर हमारे चैनल पर जाकर सर्च करोगे ना एवरी डिफरेंशियल फंक्शन, मैंने इसको सिद्ध किया भी है विद एग्जाम्पल से, इस स्टेटमेंट को है ना, मैंने वहाँ पर दिखाया है कि हर एक अवकलनीय फलन सतत होता है। एवरी डिफरेंशियल फंक्शन इज कंटिन्यूस बट एवरी कंटिन्यूस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। इसको सिद्ध भी किया है, बाय उदाहरण दे के भी समझाया है, ठीक है। अब देखिए इस उस वाले पार्ट को मैंने ऑलरेडी करा रखा है, तो ज़रूर देख लेना सर्च करके, अंग्रेजी में है लेकिन, ठीक। इस वाले देख लो, फंक्शन हमें दे रखा है, क्या फंक्शन हमें दे रखा है मॉडुलस में x+2। इसका हमें एक बार सात्यंत भी चेक करना है और अवकलनीयता भी चेक करनी है, ठीक है। तो पहले सात्यंतता चेक करते हैं x बराबर -2 पर, ठीक है। सात्यंतता चेक करते हैं x बराबर -2 पर। देखो सिंगल फंक्शन है, ठीक है, तो जब भी सिंगल फंक्शन हो और यही चीज़ें तो डायरेक्ट वैसे चेक कर देंगे, लिमिट x टेंस टू -2 फंक्शन x। अगर ये कांस्टेंट देगा तो बात बनेगी, नहीं तो देखते हैं। -2 फंक्शन x हमारे पास क्या है, x+2 मॉडुलस में, x की जगह पे -2 रखो, -2 + 2, तो ये आ गया 0 का मॉडुलस क्या होता है 0, तो ये आ गया f(c) के रूप में। अतः x बराबर -2 पर सतत है। कोई भी कांस्टेंट फंक्शन होता है वो हमेशा क्या होता है, सतत होता है। सतत तो है भैया। अब हमें अवकलनीयता चेक करनी है, उसके लिए हमें LHD और RHD बराबर ला के दिखाना पड़ेगा, तभी बात बनेगी, ठीक है, तभी हमारी बात बनेगी। तो अब हम चेक करेंगे अवकलनीयता। क्या चेक करेंगे, अवकलनीयता, ये चीज़ हमें चेक करनी है। तो देखो हम चेक करेंगे LHD, लेफ्ट हैंड लिमिट, सूत्र क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है। 2 पे चेक करना है, -2 पे, तो क्या होगा फंक्शन -2 - के h f -2 बट्टे में h माइनस के। तो फंक्शन हमारे पास क्या है, ये फंक्शन है, जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ पर -2 प्लस -2 - h रखना है और फिर -2 रखना है। तो रखो लिमिट h टेंस टू 0 और मॉडुलस में -2 - के h और ऑलरेडी प्लस में 2 है। अब क्या करना है आपको, नेक्स्ट वाले में x की जगह पे -2 रख देना है एक बार, बट्टे में पहले से ही के h है। अब देखो ये प्लस का 2 का 2 कटा, ठीक है, और ये तो हो गया 0, तो क्या बचेगा ओनली -h। -h मॉडुलस के बाहर आके क्या हो जाएगा, प्लस के h, और यहाँ ये है कट के क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अब हम निकालेंगे RHD, ठीक, जिसका सूत्र होता है लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन -2 + h फंक्शन -2 बट्टे में पॉजिटिव का h, ठीक। सो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0। अब इसके जगह पे x की जगह पे क्या रखना है हमें, -2 + h रखना है, -2 + h, प्लस में 2 ऑलरेडी है, फिर यहाँ पर x की जगह पे क्या रखना है, -2, तो ये हो जाएगा x की जगह पे -2 ऑलरेडी प्लस का 2 है, बट्टे में है h, ठीक। सो -2 से +2 कटा और ये तो हो गया 0, तो यहाँ से सिर्फ h बचेगा। h का मॉडुलस h ही होगा, प्लस में बट्टे में h से कट के 1 आ गया,
सो देखो ये जो एल एच डी है और ये जो आर एच डी है वो बराबर नहीं है, तो आप यहाँ लिख देंगे चूँकि एल एच डी इज़ नॉट इक्वल टू आर एच डी, ठीक है। अतः x बराबर -2 पर फलन अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है, ये आप बोल देंगे, ठीक है। और जिसके लिए मैं बोल रहा हूँ ना कि ये मैंने करा रखा है, आप बस यूट्यूब पे ये सर्च कर देना, एवरी डिफरेंशियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस बट एवरी कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशियबल, ठीक है। प्रूफ लिख के सर्च कर देना और हमारे चैनल का नाम लिख देना, मैंने हिंदी में ही समझा रखा है तो आपको मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ठीक है, ये इनफाइनाइट नंबर नहीं है, सिर्फ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको 8 नंबर में पूछा जाता है और ये एनसीईआरटी में भी नहीं है, तो इसी वजह से और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमारे पास y बराबर, हमने इस फंक्शन को u मान लिया और इसको v मान लिया, माना करके लिख देना, ठीक है। इसको हमने माना करके लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या करना है, इसका क्या करना है बच्चों, अवकलज करना है, ठीक है। इसका हमें क्या करना है, अवकलज करना है। एक्स के सापेक्ष अवकलज निकालिए, तो जैसे ही अवकलज करेंगे डी वाई बट्टे डी एक्स, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा डी यू बट्टे डी एक्स, ठीक, और प्लस में आ जाएगा डी वी बट्टे डी एक्स। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बाद में फिर यहाँ पे मान रख देंगे, चूँकि हमारे पास यू क्या है, एक्स की पावर एक्स की पावर एक्स। देखो आप जानते हो अगर ए की पावर एम की पावर में एन आ जाए तो इसको मैं लिख सकता हूँ एम क्रॉस एन, लिख सकता हूँ ना। उसी गुणधर्म का प्रयोग यहाँ करेंगे तो x गुणा एक्स क्या हो जाएगा, x की पावर में एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x गुणा एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फंक्शन के ऊपर फंक्शन होने पर हम क्या लेते हैं, लॉग लेते हैं, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, लॉग लेने पर जैसे ही लॉग ले लोगे यहाँ हो जाएगा लॉग u और ये हो जाएगा लॉग x की पावर एक्स स्क्वायर। और आप जानते हो सूत्र में कि भैया लॉग m की पावर n क्या होता है, n लॉग m होता है, तो ये क्या होता है, ये सामने आ जाता है, एक्स स्क्वायर क्या आ गया, सामने आ गया, और ये हो गया लॉग x, ठीक है। और इस तरफ क्या है, हमारा लॉग u है। इट इम्प्लाइज का साइन आप लगा सकते हो। अब हमें क्या करना है, अवकलज कर देना है x के सापेक्ष दोनों तरफ, तो यहाँ लिख देंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा, देखो लॉग u का 1/u और u का हो जाएगा डी यू बट्टी डी एक्स। इसमें लग जाएगा फर्स्ट इंटू सेकेंड, देखो पहला वैसे का वैसे, दूसरे का अवकलज लॉग एक्स का अवकलज 1/x प्लस दूसरा वैसे का वैसे, पहले का अवकलज एक्स 2x का, मतलब एक्स स्क्वायर का अवकलज 2x हो जाएगा। सो देखो यहाँ क्या हो जाएगा डी यू बट्टी डी एक्स, ये जो बट्टे का यू था इधर आके गुणे में आ गया, यहाँ से बचेगा x और ये हो गया 2x लॉग x, ठीक। अब हमें u का मान भी रख देना यहाँ पर, तो डी यू बट्टे डी एक्स, यू का मान हमारे पास क्या है, x की पावर में x, ये प्रॉपर वे में लिख दिया, और ये हो गया x 2x लॉग x, ठीक। ये हमें हमारा डी यू बट्टे डी एक्स मिल गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अब आते हैं नेक्स्ट v वाले पार्ट में, ठीक है। हमारे पास v क्या है, चूँकि हमारे पास v है cos x की पावर tan x, ठीक है। फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, लॉग लेना पड़ेगा, यहाँ लिखेंगे लॉग लेने पर, जैसे ही लॉग लोगे यहाँ हो जाएगा लॉग v और ये हो जाएगा लॉग cos x की पावर tan x, तो आपको पता है पावर सामने आ जाती है, tan x सामने आ जाएगा, गुणे में है लॉग cos x और इधर है लॉग v। अब हमें क्या करना है, अवकलज कर देना है यहाँ पर, तो लिखोगे x के सापेक्ष अवकलज करने पर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो लॉग v का अवकलज क्या होगा 1/v और v का अवकलज हो जाता है डी वी बट्टे डी एक्स, और इसमें लग जाएगा फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो पहला वैसे का वैसा, लॉग cos x का क्या होगा 1/cos x और cos x का अवकलज क्या हो जाएगा माइनस के sin x, फिर दूसरा वैसे का वैसा गुणे पहले का अवकलज, tan x का अवकलज क्या होता है sec स्क्वायर x। अब ये बट्टे का भी इधर आके गुणे में लग जाएगा और माइनस का ये हो जाएगा tan x और यहाँ ऑलरेडी है tan x, फिर यहाँ आ जाएगा sec स्क्वायर x गुणे में है log cos x, ठीक है। v का मान रख दोगे
v का मान क्या है हमारे पास, v का मान है cos x की पावर 10x, और ये माइनस के tan स्क्वायर x हो जाएगा, गुणे प्लस है यहाँ पर sec स्क्वायर x, गुणे में log cos x। हो गया। अब आपको क्या करना है, बस du बट्टा dx का मान और dv बट्टा dx का मान उठाकर यहाँ पर और यहाँ पर रख देना है, आपको आपका उत्तर मिल जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 8 नंबर में इसको पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में कई बार, आराम से बन जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे एक परिवार में 3 बच्चे हैं, यदि यह ज्ञात है कि बच्चों में से कम एक बच्चा लड़की है, कम से कम एक बच्चा लड़की है, एक से ज़्यादा भी लड़की आप ले सकते हो, तीनों बच्चों के लड़के होने की प्रायिकता ज्ञात करनी। यह सप्रतिबंध प्रायिकता पर आधारित प्रश्न है और ये पूछा गया 8 नंबर में, इसको 5 नंबर में पूछा सकता है, उतना बड़ा नहीं है। देखो प्रतिशत समष्टि मैंने पहले ही लिख ली है इस प्रश्न में कि 3 बच्चे हैं ना, या तो तीनों लड़के होंगे और लड़कियां होंगी, जी का मतलब गर्ल, बी का मतलब बॉय, स्टार्टिंग के 2 लड़कियां, आखिरी वाला बॉय हो गया, या फिर बीच वाला बॉय हो गया दोनों, और या फिर पहला वाला बॉय होगा, आखिरी 2 लड़कियां हैं, या फिर पहले 2 बॉय हैं, आखिरी वाली लड़कियां हैं, पहला बॉय है, दूसरी गर्ल है, फिर बॉय है, या फिर पहली गर्ल फिर बॉय, या फिर तीनों के तीनों बॉय हैं। ये स्थिति हो सकती है। अगर एक घर में 3 बच्चे हैं तो ये स्थितियाँ संभव हो सकती हैं, इससे बाहर नहीं कह रहे कि जो हमारे प्रतिशत समष्टि में कुल परिणाम है वो हमारे पास 8 है। ठीक है, देखो जो घटना घटित हो चुकी होती है उसको हम एफ नाम देते हैं, और जिसको हमें निकालना उसे ई बोलते हैं। माना ई जो घटना है, तीनों बच्चों, तीनों की लड़की, तीनों लड़कियां हों, ये हमें निकालना है, तो इसको पहला घटना बोल देंगे, तीनों लड़की हों। अब तीनों लड़की हों तो वो तीनों लड़की मतलब जी है, और एफ जो घटना हमें दे रखी है, जो घटना ऑलरेडी घटित हो चुकी है, वो प्रश्न में क्या बोल रहा है कि यदि ज्ञात है कि बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़की हो, मतलब एक से ज़्यादा भी ले सकते हो, लेकिन कम से कम एक तो लड़की होना ही चाहिए। देखो एक लड़की कहाँ होगी, एक से ज़्यादा भी चलेगी, ये चलेगी, ये होगा, जिसमें जी एक दिखे ही दिखे वो लेना है आपको, ये होगा और ये भी होगा, मतलब एक को छोड़कर बाकी तो सब लेने ही लेने। तो ये लिखना पड़ेगा जी बी, और फिर बी, फिर बी, और बी एंड बी, ये 7 हो जाएंगे। ठीक, अब आपको पता है प्रश्न में हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है प्रायिकता ई बट्टे एफ निकालना है, जिसका सूत्र होता है प्रायिकता ई इंटरसेक्शन एफ बट्टे में प्रायिकता एफ। ठीक है जी, ये हमारा सूत्र होता है, आप भली भांति जानते होंगे। ठीक है, ये हमारा सूत्र होता है। अब प्रश्न में आ जाइए, देखो हमें ई इंटरसेक्शन एफ निकालना है, ई और एफ में क्या ओवरनिस्ट है, जो दोनों में वो है जी, एक ही चीज़ है जो दोनों में, वो है जी, एक ही परिणाम। ठीक है, अब प्रश्न में आ जाओ, देखो प्रायिकता निकाली ना पी इंटरसेक्शन एफ, तो संभव परिणाम 1 है और कुल परिणाम 8 है, और एफ में 7 परिणाम है, संभव परिणाम 7 है, कुल परिणाम 8 है, काट देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 1/7। कितना आ जाएगा, 1/7 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, जो हर साल एग्जाम में आता है। देखो न्यूनतम दूरी निकालने के लिए आएगा ही आएगा। ठीक है, ये हमने सदिश रूप में लिया है, एक क्वेश्चन मैंने आगे कार्टेशियन फॉर्म में भी लिया है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में या तो सदिश रूप में या फिर कार्टेशियन रूप में आएगा। और ये जो मैं 5 नंबर और 8 नंबर के क्वेश्चन बता रहा हूँ ना बच्चों, इसके ये तीसरा नंबर का पार्ट है। इससे पहले मैंने 2 पार्ट्स और बता रखे हैं जिसमें मैंने अलग अलग क्वेश्चन लिए हैं। क्वेश्चन मैं थोड़ा रिपीट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, सेम टाइप के क्वेश्चन मैं नहीं ले रहा हूँ, थोड़ा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन ले रहे हैं, ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए और ये क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा आपके बोर्ड एग्जाम में। कह रहे हैं ये पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है। ठीक है,
तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, ये A1 है और ये हमारा B1 होता है, ये हमारा A2 होता है और ये हमारा B2 होता है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं भैया कि जो R बराबर होता है वो A प्लस लैम्डा B के रूप में होता है, इसी रूप में होता है ना, R बराबर इसी रूप में होता है। तो इससे हमने तुलना कर देनी है, तुलना करके ये बता देना है। और जो न्यूनतम दूरी का सूत्र होता है, न्यूनतम दूरी का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, देखो बच्चों, वो होता है मॉडुलस के अंदर, अगर नेगेटिव में भी मान आ रहा है तो उसे पॉजिटिव का लिखना है। सूत्र क्या होता है, A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2। अगर सूत्र याद है तो बाकी तो काम आसान हो जाएगा एकदम। B1 क्रॉस B2 का मॉडुलस, सानिक, ठीक है, मापांक जिसे बोलते हैं। तो अब आप पहले निकाल लो A2 माइनस A1। A2 आपको पता है ऊपर दिखा, A2 कितना है, 3i प्लस 3j माइनस के 5 के, और A1 कितना है, i प्लस 2j माइनस के 4 के। ठीक है, हल करो, 3 में से 1 कम करेंगे 2i, 3j में से 2j कम करेंगे 1j, और 5 के में से 4 के जोड़ दोगे तो बचेगा माइनस के। ठीक है, अब हम निकालेंगे B1 क्रॉस B2। B1 क्रॉस B2 सदिश गुणन निकालना है B1 और B2 का। यहाँ I लिखा, यहाँ J लिखा, यहाँ K लिखा। देखो इसका गुणज क्या है, 2 3 6, और इसका है 2 3 6, सेम टू सेम है भाई। और ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है, आई डोंट नो, इस क्वेश्चन का कोई लॉजिक नहीं बनता है। ठीक है, 2 3 6, देखो जब ये चीज़ और ये चीज़ समान हो, जब ये चीज़ और ये चीज़ समान हो तो उस स्थिति में जो आता है ना वो आता है 0i प्लस 0j प्लस 0k। और इसका अगर तुम परिमाण निकालोगे, क्योंकि सारे ही 0 है तो वो 0 आ जाएगा, और इस वजह से इसका जो न्यूनतम दूरी होगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब आप निकालोगे ना न्यूनतम दूरी कितना होगा, देखो जब A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 निकालोगे, A2 माइनस A1 कितना है हमारे पास, यह है 2i प्लस j माइनस के, डॉट प्रोडक्ट निकालना है 0i प्लस 0j प्लस 0k। i का गुणज i के साथ होता है 2 गुणा 0 0, 1 गुणा 0 0 माइनस 1 गुणा 0 0, तो ये क्या आ गया 0, ऊपर 0 आ जाएगा। 0 के बट्टे कुछ भी हो 0 होता है, तो न्यूनतम दूरी क्या आ जाएगी इस वाले प्रश्न की, 0 आ जाएगी। ठीक है, तो ये तो सदिश रूप में मेन चीज़ है, फॉर्मूला याद रखो, क्वेश्चन कैसा भी दिया हो आप आराम से बना सकते हो। ठीक, अगला जो है क्वेश्चन वो हर साल एग्जाम में आता है, आपको ग्राफ की मदद से हल करने के लिए बोलेगा। ग्राफ आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा, और ग्राफ में जो बनाना है वो पेंसिल से बनाना है, और हल्की पेंसिल का यूज़ करना है, ये नहीं दबा दबा के लिख रहे हो, मिस्टेक हो जाएगी तो रबड़ से मिटा के तुम कर सकते हो, लेकिन अगर पेन वन से चला दोगे तो फिर नंबर कट जाएंगे और दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ग्राफ दोबारा नहीं मिलता। हमें ये z दे रखा है, इसका न्यूनतम मान आलेख विधि से निम्नलिखित अवरोधों के अंतर्गत आपको खींचना है। 2 अवरोध दे रखे हैं, और x का मान और y का मान 0 या 0 से बड़ा है, यानी कि हल क्षेत्र हमें प्रथम चतुर्थांश में लेना है। ठीक है, तो हमें दिया क्या है वो लिख लेते हैं, गिवन हमें जो दे रखा है वो है z मैक्सिमम, सॉरी z न्यूनतम निकालना है, z मिनिमम निकालना है। क्या है, 50x प्लस 70y, ये हमें हमारा z निकालना है। ठीक है, इसको डब्बे में बंद कर देते हैं। और जो अवरोध दे रखा है हमें, ठीक है, अवरोध अवरोध जो हमें दे रखा है पहला वाला वो दे रखा है 2x प्लस वाई 8, और जो दूसरा दे रखा है हमें x प्लस 2y 10। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। ये हमें हमारा पहला समीकरण दे रखा है, और ये हमें हमारा दूसरा समीकरण दे रखा है। ठीक है जी, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, जो हमें अवरोध दिए गए हैं उसको असमीका कहते हैं। असमीका को समीकरण में बदलने पर पहला वाला स्टेप यहाँ लिखते हैं असमीका को, क्योंकि ग्राफ खींचना है हमें, बिंदु निकालने, हर एक समीकरण से 2-2 बिंदु। असमीका को समीकरण में बदलने पर। ठीक है, तो असमीका पहली वाली क्या है
2x प्लस वाई बराबर 8 हो जाएगी और ये वाली हो जाएगी x प्लस 2y बराबर 10। 8 से दोनों तरफ भाग दे दोगे, 2x बट्टे में 8, y के बट्टे में 8, 8 बट्टे 8, और ये हो जाएगा 10 से भाग दोगे दोनों तरफ, रेखा के समीकरण रूप में परिवर्तित हो जाएगा। x के बट्टे में 4, y के बट्टे में 8 और ये 1, ये हो जाएगा x के बट्टे में 10, y के बट्टे में 5 बराबर 1। तो ये हमने इसको परिवर्तित कर दिया रेखा के समीकरण के रूप में। कक्षा 11 में पढ़ा है ना आपने रेखा का समीकरण, उस रूप में परिवर्तित कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ से जो बिंदु आ जाएंगे वो आ जाएंगे इस वाले से। पहला बिंदु आएगा 4,0 और दूसरा वाला बिंदु आएगा 0,8। इसमें से पी क्यू बोल दिया, इसे आर बोल दो, 10,0 और एश आ जाएगा 0,5। ठीक है, दोनों समीकरण से हमने दो दो बिंदु निकाल दिए। अब इन बिंदुओं को आपको ग्राफ पेपर में दिखाना है। इनको कहाँ दिखाना है? ग्राफ पेपर में आपको दिखाना है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। अब हमारे पास ये केंद्र है, इसे हम एक्स एक्स कहते हैं, ये हमारा वाई अक्ष है। अब बिंदु हमारे पास मतलब ग्राफ तो नहीं है, अब आपको ग्राफ पेपर में ही करना है। मैं तो आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आपको जो अपना सही हल मिलेगा वो ग्राफ पेपर में ही मिलेगा। यहाँ सही हल आए कि ना आए वो कह नहीं सकते। पहला बिंदु है एक्स पे 4, देखो 1 2 3 4 5 6, ये लिख के दिखाना है, 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ आ जाएगा 10। पहला वाला बिंदु है 4,0, एक्स पे 4 वाई पे 0, ये बिंदु हमारा पी है। और अगला बिंदु 0,8, एक्स पे 0 वाई पे 8, ये बिंदु हमारा क्यू है। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए हमें क्या खींचनी है? रेखा खींच देनी है। ठीक है, सो ये देखिए, इसको और इसको मिलाते हुए रेखा खींचोगे, रेखा भी टेढ़ी मेढ़ी लग रही है ना। तो ये तो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, लेकिन आपको ग्राफ पेपर में बनाओगे तभी आंसर मिलेगा। ये पहला समीकरण है। फिर अगले वाले में आ जाओ। अगला वाला जो हमारा बिंदु है वो है 10,0, एक्स पे 10,0, ये बिंदु हमारा आर है। और अगला है 0,5, ठीक है, ये हमारा एश है। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए रेखा खींचनी है, ये खींच दिया। ठीक है, समीकरण नंबर 2। हल क्षेत्र देखना है। अब आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? हल क्षेत्र देखना है। हल क्षेत्र देखो, ये सब आप कॉपी में लिखोगे ना, मेरे पास एक ही पेज है तो सब करना पड़ रहा है मिटा मिटा के। देखिए, हल क्षेत्र के लिए, हल क्षेत्र के लिए, हल क्षेत्र के लिए क्या हो जाएगा? बिंदु ले लेंगे अपने से। ठीक है, बिंदु 0,0 पर ले रहे हैं, जो बिंदु संतुष्ट करती है हल क्षेत्र आपका उसी तरफ जाता है। ठीक, हल क्षेत्र आपका उसी तरफ जाता है। तो देखिए क्या हो जाएगा, हमारे पास है 2x प्लस वाई बराबर 8 और अगला है आपके पास x प्लस 2y बराबर 10। तो हमने 0,0 लिया है, यानी x के जगह पे 0 रखना और y की जगह पे 0 रखो। तो देखो 0 जो है वो 8 से बड़ा होता है। क्या ये कथन सही है? असत्य है। यानी कि पहला वाला 0 से बाहर की तरफ जाएगा हल क्षेत्र। पहला वाला हल क्षेत्र 0 से बाहर जा रहा है। दो अवरोध है, जहाँ पर दोनों मिलेंगे वही हमारा हल होगा। ठीक है, फिर दूसरे वाले पे रखोगे, दूसरे x के जगह पे 0, y के जगह पे 0। तो ये भी मना कर रहा है, 0 जो है वो 10 से बड़ा होता है, गलत है कथन। तो ये भी संतुष्ट नहीं कर रहा है। ठीक, तो देखिए दूसरा वाला ये है येलो, तो 0 से बाहर जा रहा है। तो जहाँ पे दोनों प्रतिच्छेद करेंगे वो हमारा हल क्षेत्र होगा। जहाँ पर आपका जो पिंक कलर और येलो कलर मिल रहा है वो आपका क्या है? दोनों का हल क्षेत्र है। तो उभयनिष्ठ हल क्षेत्र आपको देखो, यहाँ से ये बिंदु और ये आगे चल रहा है इस तरफ, ये सारा यहाँ पे उभयनिष्ठ मिलेगा। लेकिन अगर मैक्सिमम पूछता तो मैक्सिमम हम नहीं बता सकते, लेकिन न्यूनतम मान हमारा बता सकते हैं। न्यूनतम मान यहाँ इन बिंदुओं पर आएगा। ठीक है, ये वाले बिंदु हमें मालूम नहीं, इस वाले बिंदु को टी बोल देंगे। और ये बिंदु आपको ग्राफ पेपर से फट से मिल जाता, अगर आपने ग्राफ पे बनाया होता है तो आप क्या देखते, एक्स पे कितना गया, वाई पे कितना गया। ठीक है, और फिर चेक कर लेते। आपको क्या लिखना होगा यहाँ पर अगले स्टेप में लिखेंगे उभयनिष्ठ हल क्षेत्र। उभयनिष्ठ हल क्षेत्र,
उपवन छल क्षेत्र क्या है मेरा, क्यू टी आर ए, ठीक है, ये हमारा उपवन छल क्षेत्र है। अब टी बिंदु के लिए क्या करेंगे, टी बिंदु जब नहीं है आपके पास टी के लिए, क्योंकि बाकी दो पॉइंट्स तो पता है, टी के लिए क्या हो जाएगा, टी के लिए आपको इस समीकरण को और इस समीकरण को हल करना होगा। तो समीकरण हमें क्या दे रखा है, पहला तो है आपके पास 2x + y = 8 और अगला है x + 2y = 10, ठीक है। तो मैं हल करने के लिए विलोपन विधि लगाता हूँ, नीचे ऊपर वाले में गुणा कर देता हूँ, 2 दूनी 4, 2y 2 8 16, नीचे है x + 2y = 10। समान चिन्ह घटाने पर प्लस माइनस करना, 4x में से 1x घटाएंगे 3x और ये बचा गया 6 2, तो ये x में आएगा 2, ठीक है। और x का मान उठाकर यहाँ रख दो, 2 + 2y = 10, तो प्लस का 2 इधर के माइनस का 2 हो जाएगा 8, 2 चौके 8, तो ये आ जाएगा 4, ठीक है। टी बिंदु भी अब आपको मिल गया, ठीक। अब आपको सारे कॉर्नर पॉइंट्स मिल चुके हैं, अब आप फटाफट जो निकालने के लिए बोले आराम से निकाल दो, ठीक है। डब्बे बनाओ, ये बिंदु आ जाएगा, ठीक है। कितने पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स हैं। सो देखिए यहाँ लिखेंगे हम बिंदु और यहाँ लिखेंगे z मिनिमम जो हमें निकालना है। z मिनिमम प्रश्न में दे रखे हैं 50x + 70y। पहला जो बिंदु है हमारे पास, पहला बिंदु हमारे पास है q जो कि है 0,8 और फिर t है 2,4 और उसके बाद r है जो कि है 10,0। रखो x की जगह पे 0 आ जाएगा, 50 × 0 और 70 × 8, 8 7 56, पीछे 0। फिर नेक्स्ट x की जगह पे 2 रखना है और y की जगह पे 4, तो 7 चौके 28 और 100 380। फिर x की जगह पे क्या रखना है 10 और y की जगह पे 0, तो ये हो जाएगा 500। तो सबसे मिनिमम मान है वो ये, ठीक है, ये हमारा मिनिमम मान है। अतः z मिनिमम कितना होगा, 380 होगा बिंदु 2,4 पर। ये हमें हमारा फाइनल आंसर मिल जाएगा जो हमसे पूछा गया था प्रश्न में। कोई भी डाउट हो या दिक्कत हो आप प्रश्न को दोबारा देखें और 12.1 प्रश्नावली में से क्वेश्चन जरूर आएंगे बोर्ड एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछा गया है वो ही ये, कहते हैं अवकल समीकरण देख रहे हो का विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए, जबकि ये कंडीशन हो। आपको पहले व्यापक हल निकालना है और फिर कंडीशन का प्रयोग करते हुए सी को हटाने पर हमें विशिष्ट हल मिल जाता है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और रिपीट मोड में पूछा गया है। हमें दिया क्या है, दिया है गिवन, हमें जो दे रखा है वो है dy/dx प्लस cot x × y और ये है आपका 2x + x² cot x। तो ये जो हमें दे रखा है ना अवकल समीकरण, ये एक स्पेशल टाइप का अवकल समीकरण है, बहुत ही स्पेशल है। और इसका नाम क्या है बच्चों, इसका नाम है रैखिक अवकल समीकरण। इसका नाम क्या है बच्चों, इसका नाम है रैखिक अवकल समीकरण, ठीक। ये रैखिक अवकल समीकरण है, ऐसे लिखना है रैखिक अवकल समीकरण। अच्छा किस रूप का है वो भी लिख दो आप। तो ये जो रैखिक अवकल समीकरण है वो है dy/dx प्लस py = q के रूप का है, ठीक है। अब इससे हमें क्या कर देनी है, तुलना कर देनी है, ठीक है। इससे हमें क्या करनी है, तुलना करनी है। तो तुलना जब हम करेंगे तो हमारे पास p के स्थान पर मिलेगा y का गुणज cot x और q के स्थान पर हमारा है 2x + x² cot x। बताइए कोई डाउट या कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले हमें समाकलन गुणक निकालना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, जिसका सूत्र होता है a की पावर में p dx। तो a की पावर में p हमारे पास है cot x dx, तो इसका सूत्र क्या होता है, साइन कॉस बट्टे साइन ना, तो a की पावर में log sin x। और आप एक सूत्र जानते हैं क्या कि भैया a की पावर log x x के बराबर होता है और यहाँ x की जगह पे क्या है sin x, यानी कि जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा हमारा वो कितना होगा, वो होगा sin x।
वो क्या है, वो हमारा साइन एक्स है, इंडिकेटिंग फैक्टर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अब हमें निकालना है अवकल समीकरण का हल। अवकल समीकरण का हल निकालना है। तो अवकल समीकरण का हल क्या हो जाएगा, y गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सी। ठीक, तो y की जगह y इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा है साइन एक्स। q हमारा क्या है 2x और यहाँ है एक्स स्क्वायर कॉट एक्स। ठीक है, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा क्या आ गया साइन एक्स, प्लस में है सी, वो तो बात की बात है। अब अंदर गुणा करो, 2x साइन एक्स ये हो गया, और फिर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर कॉट को लिख सकता हूँ मैं कॉस बट्टे साइन, और यहाँ पर है साइन। ठीक है, प्लस ये साइन से साइन कटा, तो कुल मिलाकर हमें मिल जा रहा है यहाँ पर 2x साइन एक्स डी एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इसको I1 मान लो, इसको I2 मान लो, और इसको अलग अलग निकाल के फिर यहाँ रखना पड़ेगा, नहीं तो एक साथ यहाँ हल करना असंभव हो जाएगा। इतना तो समझ में आ गया होगा। 8 नंबर का प्रश्न है, थोड़ा तो हल करना ही पड़ेगा ना भाई, एकदम दो लाइन में तो होगा नहीं। 8 नंबर ऐसे तो मिलेंगे नहीं, बड़े नंबर के क्वेश्चन है। अब देखिए I1 पे आ जाओ। I1 हमारे पास क्या है, I1 हमारे पास है एक सेकेंड बच्चों, I1 हमारे पास क्या है, I1 हमारे पास यहाँ पर x साइन एक्स है dx। तो आपको पता आई लेट वाला नियम लगाता है, आई लेट। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाद में आता है, एल्जेब्रिक फंक्शन पहले आ जाता है। ठीक है, एल्जेब्रिक फंक्शन हमारा क्या आता है बच्चों, पहले आ जाते हैं। सो यहाँ से जब देखोगे इसको पहला मानना पड़ेगा और इसको बाद में, तो इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए। देखो क्या होता है, पहला वैसे का वैसे साइन एक्स का समाकलन क्या होता है, माइनस के कॉस एक्स। ठीक है, और पहले का प्लस क्या होता है 1, और साइन एक्स का प्लस क्या हो जाएगा माइनस के कॉस एक्स, तो माइनस माइनस ये प्लस। ठीक है, पूरे का समाकलन होता है, ये आ गया माइनस के एक्स कॉस एक्स, और कॉस एक्स का समाकलन क्या होता है साइन एक्स। ये हो गया I1। ठीक है, 2 सामने गुणे में लगा है तो वो तो बाद में हम रख देंगे। नेक्स्ट I2 पे आ जाओ। I2 भी उसी प्रकार से है। ठीक है, I2 हमारा क्या है एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स। कोई दिक्कत नहीं है, इसको फर्स्ट मानेंगे और इसको सेकंड। तो पहला वैसे का वैसा कॉस एक्स का समाकलन साइन एक्स होता है, माइनस पहले का अवकलज गुणा दूसरे का समाकलन कॉस एक्स का समाकलन साइन एक्स होता है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखें दिखा रहा हूँ मैं आपको, 2x कॉस एक्स का समाकलन क्या होता है बच्चों साइन एक्स। तो देखो ये 2x सिर्फ इसको ये चीज़ प्लस की है और यहाँ नेगेटिव का, इससे ये क्या हो जाएगा कट जाएगा। ठीक है ना, तो इससे हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये जो अभी हमने किया है ना इसे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए मान रख देते हैं। देखो यहाँ पर हमारा क्या है 2x साइन एक्स डी एक्स है, और इसका जब हमने इंटीग्रेशन किया तो ये मिला एक्स स्क्वायर साइन एक्स, और पहले वाले का अवकलन दूसरे वाले का समाकलन होता है, तो ये है माइनस के 2x साइन एक्स डी एक्स। देखो ये नेगेटिव का और ये पॉजिटिव का कटा, तो क्या बचा एक्स स्क्वायर साइन एक्स। ठीक है, और यहाँ प्लस सी है, और इधर क्या है वाई साइन एक्स। तो ये हमें हमारा व्यापक हल हमें मिल चुका है, ये हमें हमारा व्यापक हल मिल चुका है। अब हमें निकालना है क्या विशिष्ट हल। विशिष्ट हल के लिए क्या करेंगे, प्रश्नानुसार y बराबर 0 तथा x बराबर π/2 पर ये काम हमें करना है। तो देखो y की जगह पर रख देंगे 0 और साइन
एक्स की जगह पे रखना है π/2, फिर एक्स की जगह पे π/2 और sin π/2 प्लस सी। ये हो गया 0, 0 गुना कुछ भी 0 होता है, ये हो गया π² बट्टे में 4 और sin π/2 का मान 1, तो ये प्लस के इधर के क्या हो गया माइनस का, तो सी का मान हमें मिल गया माइनस के π/4। जो उठा कर यहाँ रख दोगे हमें हमारा विशिष्ट हल मिल जाएगा y sin x एक्स स्क्वायर sin x माइनस के π/4। ठीक है जी, ये हमें हमारा विशिष्ट हल, ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। क्या बोल रहे हैं बच्चों, कह रहे हैं दीर्घवृत्त जो आपको दे रखा है इससे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और ये क्वेश्चन इस साल 5 नंबर में ज़रूर पूछा जाएगा। ठीक है, हमें दे क्या रखा है, देखो बच्चों हमें एक दीर्घवृत्त दे रखा है, अगर दिया भी लिखा नहीं होता तो हम देख के पता कर सकते। देखिए ये दीर्घवृत्त का क्या है बच्चों, व्यापक समीकरण है ना, तो देख के आइडिया लग रहा है कि भैया ये तो दीर्घवृत्त है। ठीक, सो देखिए अब इसका अगर हम चित्र बनाएंगे, दीर्घवृत्त कैसा होता है, अंडे के आकार का होता है। ठीक है, ये हमारा दीर्घवृत्त है। अगर हम इसको चित्र के रूप में देखेंगे, ये हमारा अरे यार बना रहा हूँ कुछ बन जा रहा है कुछ। ठीक है, ये हमारा दीर्घ अक्ष है और ये हमारा लघु बिंदु, तो ये वाला बिंदु हो जाएगा 0,b और ये वाला बिंदु हो जाएगा a,0। ये हमारा केंद्र है 0,0। ठीक है, पूरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें निकालना है ये, तो अगर मैं नाम दे दूँ इसका नाम दे दूँ O, ये A, ये B, ये C और ये हमारा D है। तो जो अभिष्ट क्षेत्रफल हमारा होगा, अभिष्ट क्षेत्रफल जो हमें निकालना है वो है OABCD है ना, ABCD टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा क्षेत्र हमें निकालना है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 4 गुना एरिया OAB का। अगर ये हिस्सा हम निकाल लेते हैं और इसको मैं 4 से अगर गुणा कर दूं तो बात बन जाएगी। अगर मैं लिमिट x में लेता हूँ, लिमिट मालूम है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा y/dx। तो ये लिमिट यहाँ से लेकर यहाँ तक ये निर्धारित करेगी ये वक्र कितना क्षेत्र घेर रहा है। ठीक है, ये वक्र कितना क्षेत्र घेर रहा है, तो मैंने 4 लिमिट ले ली मैंने x में। ठीक है, फॉर्मूला लग जाएगा y/dx। तो यहाँ से y का मान निकालोगे तो y² बराबर हो जाएगा b² बट्टे में a², अंडर रूट में आ जाएगा कितना a² माइनस के x², ये सूत्र बन जाएगा। ठीक है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पर रख के दिखाता हूँ, 4 गुना 0 से a b बट्टा a वर्गमूल लोगे तो। ठीक है, यहाँ पे अंडर रूट पहले ही लगा दिया है, अंडर रूट बाद में लगेगा। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा अंडर रूट में a² माइनस के x²। ठीक है, ये हो जाएगा dx। अब इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, तो ये सीधा सीधा फॉर्मूला बन गया बच्चों, 4b/a बाहर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x/2 अंडर रूट में a² माइनस x² प्लस a² बट्टा 2 साइन इनवर्स x/a। और हमारी जो लिमिट है वो 0 से a है, लिमिट क्या है 0 से a है, तो ये हो जाएगा 4b/a। अपर लिमिट x की जगह पर अपर लिमिट, ठीक है, रख देंगे x, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर a रखोगे पहली बार में। ये अपर लिमिट रखा, माइनस कब क्या रखना है, लोअर लिमिट, x की जगह पे 0। ठीक है, ये मान रख दिया 4b/a। देखो यहाँ से तो ये वाला पार्ट 0 हो गया, a² बट्टे 2 और ये आपका साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 किस एंगल पे मान मिलता है, π/2 पर। ठीक है, और इसका मान 0 हो गया और इस साइन इनवर्स 0 का मान 0, 0 गुना समथिंग 0 होता है, यहाँ पर नेगेटिव है। ठीक है, तो कुल मिला के हमें मिल जाएगा 2 दूनी 4, 4 से 4 कटा। ठीक है, 1 से 1 कटा, आंसर आ जाएगा π/a/b। ठीक है, जो भी इसका यूनिट होगा उसकी घात में लग जाएगी 2 और ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, आंसर क्या होगा π/a/b। याद रखिएगा, कभी कभी 1 मार्क्स में भी आ जाता है
ऑब्जेक्टिव में, तो इसका आंसर क्या होता है पाई ए बी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, तो हमें ये चीज़ दे रखी है, हमें एक्स निकालना है। सो सिंपल सी बात है बच्चों, हमारे पास देखो 3x है यहाँ पर, तो 5b, और ये जो प्लस के 2a है इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 2a, और हमें अगर x निकालना है तो 5b माइनस 2a निकालने के बाद पूरे को भाग दे देना पड़ेगा 3 से। ठीक है, तो मैं पहले क्या निकालता हूँ, 5b माइनस के 2a निकाल लेता हूँ। 5, यहाँ हमारा b होगा 2, और यहाँ हमारा a होगा। तो b हमारे पास है 2 माइनस 2 4 2 माइनस 5 1, a हमारे पास 8 0 4 माइनस 2 3 6। अब 5 से गुणा कर देंगे तो अंदर देखो क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 एकम 5। 2 से गुणा करेंगे हर एक पद में, 2 अट्ठे 16 0, 2 चौको 8, 2 चौको 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 2 छंग 12। संगत पद से घटा देंगे, 10 में से 16 घटाएंगे माइनस का 6, 10 में से 0 घटाएंगे माइनस के 10, 20 में से 8 घटाएंगे कितना आ जाएगा 12, और 10 में से माइनस माइनस प्लस 14 हो जाएगा। और फिर देखिए 25 में से 6 घटाएंगे, माइनस के 25 माइनस का 6, तो ये माइनस के 31, और 5 में से 12 घटाओगे माइनस के 7, ये आ गया। ठीक है, अब ये मान उठाकर यहाँ रख दो, ये क्या माइनस का 6 12 माइनस के 31 माइनस के 10 14 माइनस के 7, हर एक पद को 3 से भाग दे दो, 3 दूनी 6 माइनस 10 बट्टे 3, 3 चौके 12 14 बट्टे 3 माइनस के 31 बट्टे 3 माइनस के 7 बट्टे 3। सिंपल सा क्वेश्चन है, 5 नंबर में आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, आराम से बन गया। कह रहे y बराबर e की पावर a कॉस इनवर्स x है, और x का कंडीशन हमें ये दे रखा है, तो हमें ये चीज़ सिद्ध करनी है। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो हमें क्या दे रखा है बच्चों, y दे रखा है, e की पावर में a कॉस इनवर्स x है। देखो e की पावर में जो भी होता है उसका एक बार अगर अवकलज करोगे dy बट्टा dx, तो e की पावर में जो भी होता है वो आ जाता है, और फिर पावर में जो होता है उसका अवकलज होता है। ठीक है, तो ये गुणे में लग जाएगा ए कॉस इनवर्स एक्स का प्लस क्या होता है माइनस के 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ आ गई, इसको ढंग से लिख देंगे तो ये हो जाएगा देखो डी वाई बट्टे डी एक्स, और इधर है यहाँ पर आ जाएगा अंडर है ना, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस के 1/x स्क्वायर। ठीक, और इसकी जगह पर मैं क्या रख सकता हूँ, वाई रख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस के ए वाई। ठीक है, ये क्या हो गया माइनस के ए वाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या करना है, हमें दोबारा से अवकलज करना है, पुनः अवकलज करने पर दोबारा से। तो जब दोबारा से अवकलज करेंगे ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन, ये हो जाएगा सेकंड फंक्शन। अवकलज करो, पहला वैसे का वैसा। ठीक है, अंडर रूट का मतलब क्या होता है घात में आधा, दूसरे का अवकलज 1 माइनस एक्स स्क्वायर n माइनस 1, और अंदर जो भी बैठा है उसका अवकलज हो जाएगा माइनस का 2x। फिर दूसरा वाला वैसे का वैसा। ठीक है, पहले का अवकलज ये हो जाएगा d2y/dx स्क्वायर। ठीक है, और इधर माइनस ए बाहर, y का अवकलज क्या हो जाएगा dy बट्टे dx। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। ओके, ऐसा करने से कुछ मिला हमें, इससे ये कटा। ठीक, अब यहाँ देखो ये क्या आ जाएगा dy बट्टे dx, इसकी घात में माइनस का आधा बचा, माइनस के आधा नीचे आके क्या हो जाएगा प्लस के आधा, आधा का मतलब अंडर रूट, और यहाँ पर माइनस के x है। ठीक है, प्लस में यहाँ है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y/dx स्क्वायर, और इधर है माइनस के ए dy बट्टे dx। ठीक, अब लॉसअपा ले लो और इसको थोड़ा हल कर दें। इसके बट्टे में देखो इसका लॉसअपा क्या आ जाएगा, इसका अगर लॉसअपा निकालेंगे अंडर रूट में इधर है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है कि नहीं,
तो इसकी ये वाला तो वैसे का वैसे ही रहेगा, माइनस के एक्स डी वाई बट्टे डी एक्स, और इधर है प्लस में, इसकी गुणा इसके साथ होगा तो ये हट जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर हट जाएगा। गुणे में क्या है डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, और इधर आपका क्या है माइनस का ए डी वाई बट्टे डी एक्स। ठीक है, ये चीज़ हमें दिख रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सब कुछ आंसर आता हुआ तो दिख रहा है, लेकिन एक चीज़ की गड़बड़ी है अब। ठीक है, एक चीज़ की गड़बड़ी में दिख रही है, तो देखो ढंग से लिख देंगे। ये पॉजिटिव वाला पहले आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, ये नेगेटिव वाला यहाँ आ जाएगा एक्स डी वाई बट्टे डी एक्स। देखो ये दो टर्म आपको मिल गए, ये वाला और ये वाला मिल गया, बस ये चाहिए। ठीक है, बस ये चाहिए। अब डी वाई बट्टे डी एक्स, देखो ये बट्टे का इधर के गुणे में आ जाएगा, माइनस का ए अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमें डी वाई बट्टे डी एक्स नहीं चाहिए। ठीक है, देखो ये चीज़ है ना हमारे पास, डी वाई बट्टे डी एक्स की जगह पर ये मान आप रख सकते हो। क्या रख सकते हो, ये मान उठाकर यहाँ से रख दोगे, समीकरण इसका कुछ मान उठा कर रख देना, तो ये डी वाई बट्टे डी एक्स की जगह मान आ जाएगा ए की पावर ए कॉस इनवर्स एक्स, बट्टे में है माइनस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये मान रख दिया। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। ठीक है, और इससे ये वाला कट गया, यहाँ क्या बचा ए गुणा ए स्क्वायर, और इसके जगह पे क्या आ जाएगा भाई, देखो अब आपको आंसर आपका पूरा मिल गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बट्टे डी एक्स, और ये प्लस वाला इधर आके क्या हो जाएगा माइनस। यही आपको प्रूफ करना था। हो गया प्रूफ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में 8 नंबर में पूछा गया है। अगले वाले प्रश्न में आ जाओ। दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है, और हर साल एग्जाम में आ जाता है बड़े नंबर में। दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, न्यूनतम दूरी हमें ज्ञात करनी है, रेखा हमें दे रखी है। तो इस प्रश्न में जो न्यूनतम दूरी निकालने का जो सूत्र होता है डी बराबर, वो थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन आपको लग रहा है बड़ा लेकिन है छोटा। कैसे देखो पता लगेगा। यहाँ रखोगे आप x2 माइनस के x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, यहाँ a1 b1 c1 a2 b2 c2। ठीक है, देखो इसके लिए x को छुपाओगे, इसके गुणा इसके साथ मैंने इसके गुणा इसके साथ। ठीक है, तो आपको यहाँ लिखना है b1 c2 माइनस b2 c1 होल स्क्वायर, प्लस फिर क्या है इसको छुपाओगे। ठीक है, इस वाले की गुणा इसके साथ मैंने इसकी गुणा इसके साथ। ठीक है, तो ये हो जाएगा a1 c2, सॉरी इसमें ना थोड़ा प्लस लगाया ना, तो दूसरे तरीके से c1 a2 होगा, c1 a2 e1 c2 का होल स्क्वायर। फिर आ जाएगा, देखो इसको और इसको छुपाएंगे, इसकी गुणा इसके साथ और इसकी गुणा इसके साथ हो जाएगा a1 b2 b1 a2 का होल स्क्वायर। ये हो गया। अब देखिए, अब देखो क्या होगा, हमें निकालना है यहाँ से x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, यहाँ a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकालता हूँ। अब आप कहोगे सर ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 है क्या, हमें तो पता ही नहीं है। देखो आपको पता है रेखा का जो समीकरण होता है, ठीक है, जो रेखा का समीकरण होता है वो क्या होता है, x माइनस x1 अपॉन ए, वाई माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी। ठीक है, यही होता है ना, ये आपको पता होगा, याद होगा। अब इससे आपको तुलना करना है। ठीक है, इससे आपको यहाँ तुलना करना है। ये आपका जो पहला समीकरण दे रखा है इसमें, और ये जो आपको दूसरा समीकरण दे रखा है इसमें, आपको क्या करना है, तुलना कर देना है। सो जब तुलना करोगे आप इसमें, तो देखो जो प्लस वाला है वो आपका हो जाएगा माइनस में लिखना है, और जो माइनस वाला है उसको आपको प्लस में लिखना है। ठीक है, सो अगर मैं आपको बताऊं कि भैया आपका x1 क्या है, x1 आपका माइनस के 1 है, y1 क्या है माइनस के 1, z1 क्या है माइनस के 1, e1 क्या है 7,
B1 है -6, C1 है 1। फिर आप आ जाओ, आपका x2 कितना है, x2 है 3, y2 कितना है 5, z2 कितना है 7। ठीक, फिर आप आ जाओगे, आपका A2 कितना है, A2 है 1, B2 कितना है -2, C2 कितना है 1। ठीक है, ये चीज़ यहाँ से मिली और ये चीज़ यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं। अब सभी मानों को उठाकर यहाँ रख दो। x2 माइनस x1, 3 में से एक घटाएंगे तो देखो 3 माइनस माइनस प्लस, फिर 5 माइनस माइनस प्लस, फिर 7 माइनस माइनस प्लस, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 रख दिया। फिर आपका a1 7 माइनस 6 1 हो गया, और ये 1 माइनस 2 1 हो गया। हल करते हैं, देखो ये आपका हो गया कितना, 4 6 8 7 माइनस 6 1, 1 माइनस 2 1। क्या करेंगे, प्रसार कर देंगे। ये प्लस होता है, माइनस होता है, ये प्लस होता है। प्रसार कर दोगे R1 के सापेक्ष 4, 6 कम 6, 2 1 कम 2, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। फिर माइनस का 6, ठीक है, 7 1 कम 7, माइनस 1 1 कम 1, फिर 8। ठीक है, ये छुप जाएगा, इसके गुना इसके साथ, इसके गुना इसके साथ, तो 7 दूनी 14 माइनस का, और 6 कम 6 माइनस माइनस प्लस, तो 4 यहाँ से आ गया माइनस के 2, और यहाँ से आ गया 6, और 14 में से 6 घटाएंगे माइनस के 8। इनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, तभी मैंने पूरा कैलकुलेट करके रखा है। ठीक है, एक्चुअली ये है क्या, ये जो माइनस का 2 है इसके जगह पे आएगा, माइनस प्लस ये 6 यहाँ आएगा, और माइनस 8 यहाँ आएगा, इसीलिए यहाँ मैंने पूरा लिख के दिखाया। 4 दूनी 8, 6 छंग 36, 8 8 64। ठीक है, तो इन सबको जोड़ दो तो कितना हो गया, देखो 4 और 4 10, 6 और 4 10, और 8 18। 6 में से, अरे यार सॉरी, यहाँ पे 6 में से 2 घटाएंगे 4 बचेगा ना, माइनस के 4, तो यहाँ पे 16 है। ठीक है, थोड़ी सी गलती होगी, प्रश्न पूरा गलत हो जाएगा, तो यहाँ पर 16 है। ठीक है, तो 36 और 64 कितना हो गया, माइनस के 16 आ जाएगा। ठीक है, अब ये मान उठाकर आप ऊपर वाले समीकरण में रख दो, न्यूनतम दूरी वाले सूत्र में। तो ऊपर आ गया माइनस के 116, अब यहाँ मान रखो, इसका मान कितना, माइनस के 4, इसका मान आया यहाँ प्लस में लिखोगे, यहाँ पर नेगेटिव में सिर्फ इसका ही लिखना है, और ये -8 वर्ग। ठीक है, नीचे भी हल करोगे, 16 36 64, ये आ जाएगा 116 अंडर रूट में, और नेगेटिव है लिखना है पॉजिटिव में, या अंडर रूट मॉडुलस में होता है ना, क्योंकि दूरी कभी माइनस में नहीं होती, तो आंसर आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 116। इस क्वेश्चन को भी बोर्ड एग्जाम में काफ़ी रिपीट मोड में पूछा जाता है, बार बार आता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। अगले वाले प्रश्न में आ जाओ, कह रही है ये अवकल समीकरण आपको दे रखा है, y बराबर इतने और इतने पर आपको विशिष्ट हल निकालना है। आपको क्या करना है, आपको विशिष्ट हल निकालना है। देखिए x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, और x की पावर 1 है, तो ये समघाती अवकल समीकरण है। देख के पता लग गया। ठीक है, तो मैंने जानबूझ के क्वेश्चन समघाती अवकल समीकरण कर रखा है, रैखिक का भी एक ले लिया था, तो ये पूछा गया है। तो सबसे पहले देखो, हमें यहाँ से आइडिया लग गया, y ऊपर है, बट्टे में x है, तो ये dy बट्टा dx मुझे निकालना है यहाँ से। ठीक है, तो जो दिया है ना हमारे पास, क्या दिया है, x dy दे रखा है, और ये प्लस वाला उधर माइनस हो जाएगा, तो जो नेगेटिव का है वो पॉजिटिव हो जाएगा, जो पॉजिटिव का है वो नेगेटिव हो जाएगा। y पॉजिटिव का हो जाएगा, और ये नेगेटिव का हो जाएगा। ठीक, सो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। ये इधर आ गया, y x साइन स्क्वायर y बट्टे x बट्टे में है x। ठीक है, ये हमें हमारा अवकल समीकरण dy बट्टे dx के फॉर्म में हमने निकाल दिया। अगर प्रश्न में बोले कि भैया इसको समघाती अवकल समीकरण सिद्ध करके दिखाओ, तो हमें बस क्या करना है, हमें y के जगह पर लैम्डा y रख देना है, और x के जगह पर लैम्डा x रख देना। ऊपर नीचे हल करोगे, लैम्डा की पावर 0 आ जाएगी, और इसको क्या बोल दोगे, समघाती बोल दोगे। तो ये दिया गया क्या है, ये समघाती है, समघाती अवकल समीकरण है। तो हमें क्या करना होता है, माना
वाई की जगह पे क्या मानना होता है वी एक्स। अब क्लच करेंगे डी वाई बट्टा डी एक्स, फर्स्ट इंटू सेकेंड लग जाएगा, पहला गुणे दूसरे का क्लच, दूसरा गुणे पहले का क्लच। ये सब मैंने पढ़ा रखा है। वाई तथा डी वाई बटा डी एक्स का मान समीकरण में एक में रख दोगे तो समीकरण एक में रखने पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वी एक्स डी वी बट्टे डी एक्स, और इधर हो जाएगा वाई का मान वी एक्स माइनस के एक्स साइन स्क्वायर, वाई का मान क्या है वी एक्स बट्टे में है एक्स, बट्टे में है एक्स। यहाँ से देखिए v प्लस एक्स डी वी बट्टे डी एक्स, इधर क्या बचेगा एक्स ओबनिश ले लोगे यहाँ से और इधर से कट जाएगा, यहाँ बचेगा v माइनस के साइन स्क्वायर v। ठीक है, एक्स एक्स कटा तो इस v से ये v कटा। अब आपको क्या करना है, ये तो देखो x, यहाँ से x बचा, फिर है डी वी बट्टे डी एक्स, और इधर से बचा साइन स्क्वायर v नेगेटिव के। ठीक, फिर हमें क्या करना है, अब वेरिएबल सेपरेबल करना है, मतलब x वाला x की तरफ, y वाला y की तरफ। ये डी वी साइन स्क्वायर इधर है, गुणे में इधर के बट्टे में आ गया, और ये है डी एक्स बट्टे एक्स। फिर हमें क्या करना है, दोनों तरफ समाकलन कर देना है। तो साइन स्क्वायर देखो ऊपर जाके क्या हो जाएगा कॉसेक, कॉसेक स्क्वायर वी डी वी, और ये डी एक्स बट्टे एक्स। अब आपको इंटीग्रेशन करना है, ठीक है ना। इंटीग्रेशन का सूत्र आपको पता होना चाहिए, क्योंकि सारा खेल इंटीग्रेशन के सूत्र का है। मैं हमेशा बोलता हूँ बच्चों कि प्रश्न आपको बहुत सिंपल मिलेंगे, बस आपको सूत्र पता होने चाहिए। मैथमेटिक्स में सारा खेल सूत्र का ही होता है। अब देखो कोसेक स्क्वायर का जो समाकलन होता है वो होता है माइनस के कॉट एक्स, कॉट एक्स लिख दिया मैंने, वी है ना तो वी लिखना पड़ेगा, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस के लॉग एक्स। इंटीग्रेशन का तो हम सी जोड़ देंगे, तो ये हमें हमारा व्यापक हल मिल गया है, लेकिन हमें हमारा विशिष्ट हल निकालना है। ठीक, प्रश्न में आ जाओ। देखो चूंकि आपने क्या किया था, y बराबर वी एक्स माना था, तो v बराबर क्या हो जाएगा y बट्टे एक्स, तो ये हो जाएगा कॉट y बट्टे एक्स माइनस के लॉग एक्स प्लस सी। ठीक है, अब आपको कंडीशन का प्रयोग करना है, ये हमें हमारा व्यापक हल मिला है। प्रश्न में आ जाओ, इसको समीकरण ए मान दिया। प्रश्न अनुसार चूँकि y बराबर बोला π/4 और x बराबर 1 लेना है, ले लो। तो ये हो जाएगा कॉट y की जगह पे हमने रख दिया π/4 और x की जगह पे 1 माइनस लॉग x की जगह पे 1 प्लस सी। और आप जानते हो कि लॉग 1 का मान क्या होता है, 0 होता है, और कॉट π/4 का मान 1 होता है, यानी c का मान क्या आ गया माइनस की 1। इस c का मान को उठाकर यहाँ पर रख देना है, और हमें हमारा विशिष्ट हल आराम से मिल जाएगा। यहाँ लिख देता हूँ विशिष्ट हल, मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा कॉट y बट्टे एक्स माइनस के लॉग एक्स माइनस के 1, दोनों तरफ से माइनस उपनिष्ठ ले लो और वो कट जाएगा। ठीक, तो ये हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी के साथ मिल गया, ये हमें हमारा विशिष्ट हल आराम से मिल जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है, कहीं पे भी डाउट हो एक बार दोबारा देखिएगा। अगले प्रश्न में आया था, सिंपल सा प्रश्न है और ये हर साल एग्ज़ाम में आता है, ये तो आप खुद कर लोगे, ठीक है ना। इसे मेरी तरफ से होमवर्क समझिए। क्या करना है, ए क्यूब निकालना है, ए स्क्वायर निकालना है, ए निकालना है, और आइडेंटिटी को सबको एक साथ जोड़ देना है, और हल करोगे तो क्या आएगा 0 आ जाएगा। तो ये सिंपल सा कैलकुलेशन है। ए क्यूब कैसे आता है, ए क्यूब आता है ए स्क्वायर को जब हम ऐसे गुणा करते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जाता है बड़े बड़े नंबर में, तो इसको भी कीजिए। कभी कभी इसके साथ साथ ये भी पूछ दिया जाता है कि इसकी मदद से ए इनवर्स निकालो, तो वो वाला स्टेप भी बता देता हूँ कैसे निकालेगी। ए इनवर्स निकालने के लिए जो भी आपको दे रखा है ना, इन सब में आपको ए इनवर्स से गुणा कर देना है। तो देखो ए क्यूब ए इनवर्स से गुणा किया 6 ए स्क्वायर ए इनवर्स, हर एक पद में ए इनवर्स प्लस 2i ए इनवर्स, और 0 इंटू ए इनवर्स। यहाँ से एक घात क्या होगी, कम हो जाएगी, यहाँ से एक घात कम हो जाएगी, यहाँ से आई आ जाएगा, ए इंटू ए इनवर्स आई होता है, और ए इनवर्स से गुणा करेंगे आई से तो ये 2 ए इनवर्स आ जाएगा, और 0 को किसी भी संख्या से गुणा करते 0 हो जाता है, 0 मैट्रिक्स। फिर देखिए आपको ए इनवर्स निकालना है, इन पदों को उठाकर उधर ले जाना है। 2 इनवर्स नेगेटिव का 6 इधर आके पॉजिटिव का हो गया, पॉजिटिव का स्क्वायर माइनस का हो गया 7i, और फिर ए इनवर्स क्या हो जाएगा, ये सब निकालोगे
और उसको फिर क्या करोगे, बाद में 2 से भाग दे दोगे तो आपको ए इन्वर्स मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको ए इन्वर्स निकालने के लिए पूछ सकता है बड़े नंबर में, तो ये भी आप आराम से कर लोगे। सिंपल से क्वेश्चन है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। ये भी हो गया। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं पी ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए। यदि 2 पी ए पी बी इतना है और पी ए अपॉन बी इतना है, तो ये क्वेश्चन मैंने कल कराया था, कल ही कराया था, और ये एनसीईआरटी से लिया गया है। 13.1 का प्रश्नावली का प्रश्न है, जिसके लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है, अगर आपको डिस्क्रिप्शन नहीं देखना है तो कल के वाले वीडियो में मैंने इसको करा रखा है। ये सेम क्वेश्चन 2 नंबर में भी पूछा गया है और ये सेम क्वेश्चन 5 नंबर में भी पूछा जा रहा है। तो अगर आपकी किस्मत अच्छी होगी तो 5 नंबर में आ सकता है, किस्मत थोड़ी सी पूरी होगी तो 2 नंबर में आ जाएगा, क्योंकि है सिंपल, लेकिन आएगा ज़रूर। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं, जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ये जो 3 क्वेश्चन है भाई, ये बहुत बार रिपीट मोड में पूछा जाता है, बार बार आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे हैं एक्स के किस मान के लिए एक्स की पावर एक्स का मान न्यूनतम होगा। एक्स की पावर एक्स का मान क्या होगा, न्यूनतम होगा, ये हमें पूछ रहा है। सो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले जो भी हमारे फलन दे रखा है उसको वाई मान लो, उसको हम क्या करेंगे, वाई मान लेते हैं। देखो माना वाई बराबर हमारे पास है एक्स की पावर एक्स। ठीक है, अब x की पावर x है तो log लेना पड़ेगा, दोनों तरफ log ले लेते हैं। ठीक, log m की पावर n होता है, पावर सामने आ जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये लग जाएगा फर्स्ट इंटू सेकेंड। अब क्लच कर दोगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अब क्लच करने पर तो log y का क्लच क्या हो जाएगा 1/y, और ये हो जाएगा dy/dx। और इसमें लग जाएगा फर्स्ट इंटू सेकेंड, पहला गुणे दूसरे का क्लच log x का क्लच 1/x, दूसरा वैसे का वैसा गुणे पहले का क्लच, इससे ये कटा dy/dx, ये बट्टे की तरह के गुणे में आ गया, यहाँ बचा 1 और यहाँ आ गया log x। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। तो देखो y का मान भी रख दो ना, dy/dx, y का मान क्या है x की पावर x। ये हमें एक बार हमारा अवकलज हमें मिल चुका है। ठीक है, हमें हमारा अवकलज मिल चुका है, एक बार अवकलज करना होता है तो हमने कर दिया। अब हमें क्या करना है, उच्चिष्ट व निम्निष्ट के लिए है ना, न्यूनतम मान पूछा हमसे, तो यहाँ लिखेंगे उच्चिष्ट व निम्निष्ट के लिए। ठीक है, क्या करते हैं, जो सिंगल बार अवकलज किया आपने उसको 0 के बराबर रखते हैं। तो 0 के बराबर रखोगे तो देखो ये हो जाएगा x की पावर x 1 प्लस log x, इसको 0 के बराबर रखोगे। ठीक है, इसका मान 0 नहीं हो सकता क्योंकि ये फंक्शन है, तो इसका मान हमें 0 लेना पड़ेगा। 1 प्लस log x का मान 0, तो log x बराबर हो जाएगा -1। ठीक है, अब 1 को मैं लिख सकता हूँ log e बेस पे 1 होता है, और ये -1 गुणज में पावर में चला जाता है, log e की पावर -1, इधर भी log है, तुलना कर दोगे, log से log हटा, x का मान क्या आ गया e की पावर -1, यानी x का मान आ जाएगा 1/e। ठीक है, x का मान क्या आ गया 1/e आ गया। अब देखो हमें क्या बताना है, x के किस मान के लिए x की पावर x का मान न्यूनतम होगा, इस मान पर होगा, बस न्यूनतम दिखाना है तो फंक्शन को अब न्यूनतम दिखाना पड़ेगा। ठीक है, फंक्शन को क्या दिखाना पड़ेगा, न्यूनतम, ये सिंगल, ये पहला, ये दूसरा। अब हमें क्या करना है, दोबारा से अवकलज करना है। ठीक है, समीकरण नंबर 2 से यहाँ लिख दोगे समीकरण 2 से। ठीक है, दोबारा से अवकलज करना है d2y/dx²। ठीक है, इसमें क्या लगेगा, फिर से दोबारा से हम अवकलज कर देंगे। सो देखिए क्या हो जाएगा, इसमें फर्स्ट इंटू सेकेंड लगेगा, पहला वैसे का वैसा गुणे दूसरे का अवकलज, log x का अवकलज क्या होता है 1 का 0, log x का अवकलज 1/x, फिर दूसरा वैसे का वैसा 1 प्लस log x, सेकेंड का अवकलज d/dx x की पावर x। तो x की पावर x का अवकलज हमने ऑलरेडी कर रखा है, ये है, ये मान रख दो। यहाँ से क्या आ गया, देखो ये x की पावर x बट्टे में x, और ये है 1 प्लस log x, और इसका अवकलज देखो यही तो है, क्या है x की पावर x
और यह 1 + log x का होल स्क्वायर आएगा अभी। तो देखो इसको थोड़ा सरल कर लेते हैं, x⁻x दोनों में से उभयनिष्ठ है, यहाँ बचेगा 1/x और 1 + log x 1 + log x, तो ये हो जाएगा 1 + log x का होल स्क्वायर। अब हमें x बराबर 1/e रखना है, ठीक है। x की जगह पर 1/e रखोगे, देखो 1/e रख रहे हैं हर जगह, तो कुल मिला के ये क्या आ जाएगा, एक पॉजिटिव क्वांटिटी आ गई। और पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, न्यूनतम। नेगेटिव आने पे क्या होता है, अधिकतम होता है। अर्थात आप क्या बोल दोगे, अर्थात x बराबर 1/e पर फंक्शन क्या होगा, न्यूनतम होगा। किस मान पर, x बराबर 1/e पर। ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। इस क्वेश्चन को 5 नंबर में, 8 नंबर में बड़े इम्पोर्टेंट के रूप में देखा जाता है और इसको पूछा जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। एक घन का आयतन 9 सेंटीमीटर प्रति सेंटीमीटर की दर से बढ़ रहा है। यदि इसकी कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर हो तो इसकी पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, ये हमें बताना है, ठीक। सो देखिए, घन हमें बोला गया है, तो मैं आपको घन एक बना के दिखाता हूँ। घन क्या होता है, जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों समान हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम घन कहते हैं। ये हमारा घन है, ठीक है। तो मान लेते हैं घन की जो भुजा है वो x है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। दिया क्या है, हमें जो दे रखा है, घन का आयतन दे रखा है। आयतन में जो परिवर्तन हो रहा है 9 सेंटीमीटर, घन का आयतन भी परिवर्तन समय के सापेक्ष हो रहा है। दो दे रखा है 9 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, दर से बढ़ रहा है, यानी कि पॉजिटिव में। इसकी कोर की लंबाई, x की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल s मान लेते हैं, dh/dt किस दर से बढ़ रहा है वो हमें निकालना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सबसे पहले आ जाते हैं, जो v हमें दे रखा है, v बराबर क्या होता है, x की घात 3, आप प्लस करोगे t के सापेक्ष, तो ये हो जाएगा 3x² और x का प्लस क्या हो जाएगा dx/dt। dv/dt हमें दे रखा है प्रश्न में 9, 3x का मान प्रश्न में दे रखा है 10 स्क्वायर और यह है dx/dt। तो 3 3 9 और ये 10 का इधर आके 100 हो जाएगा, तो हमें dx/dt का मान मिल चुका है। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। dx/dt का मान हमें ये मिला है। पुनः पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 6 गुणे भुजा का वर्ग। अब क्लच कर दोगे t के सापेक्ष, dh/dt 6, x² का क्लच हो जाएगा 2x और x का क्लच हो जाएगा dx/dt। अब मान रखो 6 दूनी 12, x का मान प्रश्न में दे रखा है 10 और dx/dt का मान है 3/100। तो एक तरह से 0 करना, यहाँ पे आगे 12 3 36 बट्टे में 10, तो यह जगह 3.6 क्षेत्रफल है, सेंटीमीटर स्क्वायर बट्टे में टी है, समय का मात्रक सेकंड, प्रश्न के अनुसार। ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा, 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, यह बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। सॉरी, अगला प्रश्न कई बार पूछा गया है। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 6 है और जिनके घनों का योग निम्नलिखित है, ठीक है। दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, माना वो संख्या है, देखो माना प्रथम संख्या, ऐसे लिख दो, माना संख्याएं। संख्याएं पहली वाली क्या है, संख्याओं का योग 6, पहली अगर x होगी दूसरी क्या होगी 6 - x होगी, ठीक है। प्रश्नानुसार क्या बोला है कि उनके घनों का योगफल, ठीक है, उनके घनों का योगफल। घन, इसको मैं किससे दर्शा देता हूँ, इसको मैं t से दर्शा देता हूँ, घनों का योगफल। दोनों का घन किया, योगफल किया। अब इसमें सूत्र लगाओ, a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस का 3ab, 3 × 18 गुणे a और b के a माइनस b, एक्स क्यूब, ठीक है। 6 का वर्ग करेंगे 36 गुणा 6 216,
एक्स क्यूब, इससे ये कटा 6 18 एक्स, 18 छंग एक्स, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव और 18 एक्स स्क्वायर। कुल मिला के हमारे पास बचेगा 216 माइनस के 108 एक्स प्लस 18 एक्स स्क्वायर। ये हमारा फंक्शन है, ठीक, ये हमें हमारा फंक्शन मिला। अब हमें क्या करना है, इसका अवकलज करना है एक बार, ठीक है। अवकलज करेंगे किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष। सो देखो डी टी बट्टे डी एक्स, कॉन्स्टेंट का अवकलज 0, यहाँ से आ गया 108 और 18 दूनी 36 एक्स, ठीक है, 18 दूनी 36 एक्स। उसके बाद दोबारा से भी अवकलज कर लो, ज़रूरत पड़ेगी, डी टी बट्टे डी एक्स। तो यहाँ से आ गया 36 यानी कि पॉजिटिव, और पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, न्यूनतम। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, न्यूनतम। नेक्स्ट क्या होता है, उच्चतम तथा न्यूनतम मान के लिए अगले स्टेप में उच्चतम, उच्चतम व निम्नतम के लिए क्या करते हैं, जो सिंगल अवकलज किया है आपने डी टी बट्टे डी एक्स, इसको आप 0 के बराबर रखोगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 36 एक्स माइनस 108 बराबर 0। तो माइनस के इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 36 से काटोगे कितनी बार जाएगा, 3 बार। एक्स का मान क्या हो जाएगा, 3, ठीक है। अतः संख्या क्या हो जाएगी, एक्स बराबर 3 और दूसरी संख्या आपकी क्या है, 6 माइनस एक्स यानी कि 6 माइनस के 3, दूसरी संख्या भी आपकी हो जाएगी 3, पहली संख्या 3, दूसरी संख्या भी 3। ये हमें हमारा उत्तर मिल गया। तो वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, ठीक है। इसके मैंने और भी कई सारे पार्ट्स करा रखे हैं, पूरा एनसीईआरटी मैंने पढ़ा रखा है, चैप्टर वाइज 1 शॉर्ट वीडियो भी बना रखी है जिसके लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन पे। वीडियो को हर जगह शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।